साथियों नमस्कार। एक बार फिर से सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है पंचायत और नगर पालिकाएं। पंचायत और नगर पालिकाओं के बारे में हम पिछली 2-3 क्लासेस से बात कर रहे हैं और पिछली 2-3 क्लासेस में हमने पंचायत और नगर पालिका के बारे में हमारे संविधान में जिस जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं उन सभी व्यवस्थाओं को आसान भाषा में समझने का प्रयास किया था। लेकिन संविधान के आर्टिकल्स या संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है या पर्टिकुलर संवैधानिक अनुच्छेद में किस प्रकार की बात कही गई है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि ऐतिहासिक रूप से भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से लेके अब तक किस प्रकार के प्रयास किए गए हैं ताकि पंचायती राज और नगर पालिका, कहने का तात्पर्य स्थानीय स्वशासन का विकास हो सके। इन दो बिंदुओं के बारे में हम आज मुख्य रूप से क्लास में बात करेंगे। पहले बात करते हैं संवैधानिक उपबंध या हमारे संविधान में जो जो अनुच्छेद दिए गए हैं पंचायत और नगर पालिकाओं के बारे में, उसके लिए हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत में किस प्रकार से स्वतंत्रता से लेके अब तक जो पंचायती राज और नगर पालिका संबंधी जो क्षेत्र हैं उनमें विकास करने का प्रयास किस किस प्रकार से किया गया है। पहले बात करते हैं संवैधानिक उपबंधों की। तो जैसा हमारी स्टडी की अप्रोच रही है, जिस तरीके से हमने पिछली क्लासेस में किया था कि कंपैरेटिव स्टडी पर हमने बल दिया था, कंपैरेटिव स्टडी के माध्यम से दो चीज़ों की तुलना करते हुए हमने पिछली कुछ क्लासेस में भी जो हमारे अध्ययन का अप्रोच रहा था वो इसी प्रकार का रहा था। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। एक तरफ हम बात करेंगे पंचायतों से संबंधित संवैधानिक उपबंधों की, तो दूसरी ओर उसी के पैरेलल, उसी के समांतर, उसी संदर्भ में नगर पालिका के लिए क्या क्या प्रावधान संविधान के अनुच्छेदों में किए गए हैं उनको हम देखते हुए चलेंगे। आर्टिकल 243 से पंचायतों के संदर्भ में प्रावधान हमारे संविधान में प्रारंभ होते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 243 की बात करें तो आर्टिकल 243 में पंचायती राज से संबंधित, पंचायतों से संबंधित कुछ परिभाषाएं दी गई हैं और इसी प्रकार की व्यवस्था आर्टिकल 243 में नगर पालिकाओं के संदर्भ में है। अर्थात आर्टिकल 243 में तो पंचायतों से संबंधित शब्दों की परिभाषा दी गई है, जबकि आर्टिकल 243 में नगर पालिका से संबंधित शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं। आर्टिकल 243A को यदि हम देखें तो उसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया है कि ग्राम सभा क्या होती है। आर्टिकल 243B की बात करें तो उसमें पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है, जबकि इसी के समानांतर आर्टिकल 243Q में नगर पालिकाओं के गठन के बारे में बात की गई है। आगे चलें, आगे बढ़े और 243C को देखें तो उसमें पंचायतों की संरचना के बारे में जहां बात की गई है तो इसी के समानांतर आर्टिकल 243R में नगर पालिकाओं की संरचना के संदर्भ में बात की गई है। 243D में जहां पंचायतों में आरक्षण किस प्रकार से दिया जाएगा, पंचायतों के जब चुनाव होंगे उसमें आरक्षण किस प्रकार से दिया जाएगा उसकी बात की गई है। और इसी के समानांतर आर्टिकल 243T में यही बात किसके संदर्भ में की गई है, नगर पालिकाओं के संदर्भ में की गई है। बीच में आपको एक अन्य आर्टिकल 243S दिखाई देता है। इस 243S में एक विशेष प्रकार की समिति जो नगर पालिका क्षेत्रों में गठित की जाती है, वार्ड समिति, उसके बारे में बात की गई है। आगे चलें और 243E को यदि हम देखें तो उसमें बात की गई है पंचायतों की जो अवधि होगी, जो पंचायतें गठित की जाएंगी उन पंचायतों की अवधि कितनी होगी और उनका विघटन किस प्रकार से होगा, इसके बारे में बात की गई है। और नगर पालिकाओं के बारे में ये सेम बात आर्टिकल 243U में की गई है। आर्टिकल 243F को यदि हम देखें तो पंचायत जो हैं उनके सदस्यों की, पंचायत के सदस्य बनने के लिए यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी क्या निर्भरता होगी उसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 243F में, जबकि नगर पालिकाओं के संदर्भ में यही बात आर्टिकल 243V में की गई है। 243G में पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और दायित्वों के बारे में बात की गई है, जबकि आर्टिकल 243W में नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार और दायित्वों के बारे में बात की गई है। उसके बाद आर्टिकल 243H में पंचायतों की कर लगाने की शक्ति और पंचायत की निधियों के बारे में बात की गई है,
जबकि आर्टिकल 243 एक्स में यही बात किसके संदर्भ में की गई है, नगर पालिकाओं के संदर्भ में की गई है। आर्टिकल 243 आई में राज्य के वित्त आयोग की बात पंचायतों के संदर्भ में की गई है, जबकि आर्टिकल 243 वाई में यह कहा गया है कि आर्टिकल 243 आई में जो वित्त आयोग गठित किया जाएगा राज्य का, वो नगर पालिकाओं के संदर्भ में भी वही कार्य करेगा जो कि वो पंचायतों के संदर्भ में करता है। तो यहां विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि हमारे संविधान में राज्य वित्त आयोग की बात 2 आर्टिकल्स के अंतर्गत की गई है। पहला जो आर्टिकल आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला जो आर्टिकल है वो है 243 आई, जहां पर राज्य वित्त आयोग की बात की गई है, और दूसरा आर्टिकल है 243 वाई। तो 243 आई में तो किसके संदर्भ में, पंचायतों के संदर्भ में राज्य वित्त आयोग की बात की गई है, जबकि आर्टिकल 243 वाई में नगर पालिकाओं के संदर्भ में वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की बात की गई है। तो प्रश्न ये आता है कि राज्य वित्त आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आंसर होगा 243 आई। लेकिन 243 आई और 243 वाई दोनों में आपको क्या दे दिया है, दोनों यदि विकल्पों में दे दे और तीसरा ऑप्शन ये दे दे कि दोनों में 243 आई और 243 वाई दोनों में इस प्रकार का वर्णन किया गया है, तो दोनों वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। उसके बाद आर्टिकल 243 जेड में जहां पंचायतों की ऑडिट की बात की गई है, तो 243 जेड में नगर पालिकाओं के ऑडिट की बात कही गई है। आर्टिकल 243 के में राज्य के चुनाव आयोग की बात की गई है पंचायतों के संदर्भ में, और इसी प्रकार से आर्टिकल 243 जेड ए में, यहां भी ध्यान देना, राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन तो किसमें किया गया है, आर्टिकल 243 के में, लेकिन साथ ही आर्टिकल 243 जेड ए में भी राज्य के निर्वाचन आयोग का जिक्र करते हुए यह कहा गया है कि आर्टिकल 243 के अंतर्गत गठित राज्य निर्वाचन आयोग ये कार्य नगर पालिकाओं के लिए भी करेगा। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि किससे संबंधित थे, पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित थे, उनको हमने देखा। आगे भी कुछ अनुच्छेद हैं उनको हम देखेंगे, लेकिन एक बार इन ये जो अनुच्छेद हैं इनको एक बार इन आर्टिकल्स को वापस से हम क्विकली रिपीट करते हैं। सबसे पहला 243 में पंचायतों के संदर्भ में परिभाषाएं, 243 पी में नगर पालिकाओं से संबंधित परिभाषाएं, 243 ए में ग्राम सभा के बारे में जिक्र, 243 बी में पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है, तो 243 क्यू में नगर पालिकाओं के गठन के बारे में, 243 सी में पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है, तो 243 आर में नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में, 243 डी में जो पंचायतों के चुनाव होंगे उसमें आरक्षण के किस प्रकार की व्यवस्था होगी इसके बारे में बात की गई है। तो यही बात 243 टी में नगर पालिकाओं के संदर्भ में की गई है। यहां बीच में आपको आर्टिकल 243 एक एस अलग से देखने को मिलता है, तो 243 एस में वार्ड समिति, उसके गठन और उसकी संरचना की बात हमारे संविधान के अंतर्गत कही गई है। 243 ई में पंचायतों की अवधि और उनके विघटन की बात की गई है, जबकि 243 यू में नगर पालिकाओं की अवधि और उसके विघटन की बात की गई है। 243 एम एफ में पंचायत के जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी निरर्हता क्या हो इसके बारे में बात की गई है, जबकि नगर पालिकाओं के सदस्यों के संदर्भ में यह बात 243 वी में की गई है। 243 जी में पंचायतों की शक्ति प्राधिकार दायित्वों की बात की गई है, तो 243 डब्ल्यू में नगर पालिकाओं की शक्ति प्राधिकार और दायित्व की बात की गई है। 243 एच में पंचायतों की कर लगाने की शक्ति और उनकी निधियों की बात की गई है, तो 243 एक्स में यही बात नगर पालिका के संदर्भ में की गई है। 243 आई और 243 वाई दोनों में राज्य के वित्त आयोग की बात की गई है। 243 आई में पंचायतों के संदर्भ में और वाई में नगर पालिकाओं के संदर्भ में। 243 जेड में पंचायतों के ऑडिट की बात कही गई है, जबकि 243 जेड में, 243 जे में तो पंचायतों की ऑडिट और 243 जेड में नगर पालिकाओं के ऑडिट संबंधी प्रावधान है, जबकि 243 के में राज्य के चुनाव आयोग का पंचायत के संदर्भ में क्या रोल रहेगा। उसी प्रकार 243 जेड ए में राज्य चुनाव आयोग नगर पालिकाओं के संबंध में क्या कार्य करेगा इसके बारे में बात की गई है। कुछ और आर्टिकल्स को देखें। आर्टिकल 243 एल में, ठीक है, हमने के तक देखा था, के के बाद एल, 243 एल में केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज प्रावधान किस प्रकार से लागू होंगे इसके बारे में बात की गई है,
जबकि 243 जेड बी में केंद्र शासित प्रदेशों में नगर पालिका संबंधी प्रावधान किस प्रकार से लागू होंगे इसके बारे में बात की गई है। 243 एम में ऐसे क्षेत्रों के बारे में बात की गई है जिनको पंचायती राज संबंधी जो प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं उनसे छूट प्राप्त होगी, जबकि ऐसे क्षेत्र जिनको शहरी स्वशासन संबंधी जो हमारे प्रावधान संविधान में है उनसे छूट प्राप्त होगी, उसके बारे में बात की गई है 243 जेड सी के अंतर्गत। इसी प्रकार दो नए आर्टिकल, यहां आपको दो नए शब्द देखने को मिलते हैं नगर पालिका की तरफ। नगर पालिका में 243 जेड डी में जिला योजना समिति की बात की गई है, जबकि 243 जेड ई में महानगर योजना समिति की बात की गई है। जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति क्या होती है, कैसे इसका गठन होता है, वो हम पिछली क्लासेस में बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारी अप्रोच है कि कॉन्सेप्ट के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, और जब हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, संवैधानिक उपबंधों के बारे में या संवैधानिक अनुच्छेदों के बारे में। इसके बाद आर्टिकल 243 एन में किसके बारे में बात की गई है, ऐसी पंचायतें जो कि पंचायती राज प्रावधान लागू होने से पूर्व यानी कि 73वें संविधान संशोधन से पूर्व यानी कि 1992 से पूर्व जो पंचायतें गठित कर दी गई थी उनके बारे में बात की गई है आर्टिकल 243 एन में, जबकि ऐसी नगर पालिकाएं जो 74वें संविधान संशोधन से पूर्व अर्थात 1992 से पूर्व गठित कर दी गई थी उनके बारे में बात की गई है आर्टिकल 243 जेड एफ में। जबकि आर्टिकल 243 ओ में यह बताया गया है कि पंचायतों के जो चुनाव होंगे उसमें न्यायालयों का जो हस्तक्षेप है वो नहीं होगा, जबकि यही बात आर्टिकल 243 जेड जी के अंतर्गत नगर पालिकाओं के संदर्भ में कही गई है कि न्यायालय का हस्तक्षेप नगर पालिकाओं के चुनाव में नहीं होगा। तो ये कुछ बातें संवैधानिक उपबंधों के अंतर्गत या संवैधानिक अनुच्छेदों के अंतर्गत नगर पालिका और पंचायतों के संबंध में कही गई है। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन का किस प्रकार से आजादी से पूर्व से लेके, यानी अंग्रेज जब राज रहा, ब्रिटिश जब राज रहा, तो ब्रिटिश राज से लेके और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किस प्रकार सैन्य क्रमवत भारत में पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का विकास होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यदि हम देखें भारत में स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत की जाती है वो लॉर्ड रिपन के द्वारा की जाती है। सबसे पहले स्थानीय स्वशासन के बारे में भारत में जो बात की जाती है वो ब्रिटिश राज में जो गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड रिपन, उन लॉर्ड रिपन के द्वारा की जाती है। उसके बाद लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो आजादी के पश्चात बात की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, बलवंत राय मेहता द्वारा की जाती है। इसीलिए बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो जनक है वो तो है बलवंत राय मेहता, जबकि भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने अपने कार्यकाल में भारत में आजादी से पूर्व ही कुछ इस प्रकार की सिफारिशें दी थी कि उससे स्थानीय स्वशासन का विकास हो सके। हालांकि वो सिफारिशें सरकार द्वारा मानी नहीं गई थी और वो लागू नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी लॉर्ड रिपन ने ऐसी सिफारिशें दी थी, इसीलिए इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भारत के संदर्भ में माना जाता है। क्रमतः यदि हम बात करें क्रमशः, तो सबसे पहला इस प्रकार का जो प्रयास हुआ था स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में वो 1687 में हुआ था, बहुत पहले हो चुका था, आजादी के बहुत पहले 1687 में मद्रास में पहली नगर पालिका परिषद की गठन किया गया था। उसके बाद जब कालक्रम आगे बढ़ता है 1726 का जब वर्ष आता है तो बॉम्बे और कलकत्ता में भी नगर पालिका परिषद की स्थापना की जाती है। उसके बाद आता है वर्ष 1882 और वर्ष 1882 में लॉर्ड रिपन, जिन्हें कि क्या कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में कहा जाता है, उनके द्वारा स्थानीय स्वशासन का एक मैग्ना कार्टा पेश किया गया। मैग्ना कार्टा इसलिए कहा गया क्योंकि स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए बहुत सी बातें लॉर्ड रिपन द्वारा अपनी सिफारिशों में कही गई थी। तो हालांकि जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को, लेकिन इससे पूर्व भी 1687 और 1726 में इस प्रकार का प्रयास हो चुका था। उसके बाद भारत को आजादी जब मिल जाती है उसके बाद 1952 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात भी सरकार के ये प्रयास थे कि भारत में
जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है उसकी प्रक्रिया को अपनाया जाए, भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास किया जाए। क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय आदर्श थे, महात्मा गांधी जो थे, वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बड़ा बल देते थे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था या ग्रामीण शासन व्यवस्था के वो पक्षधर थे। हमारे नीति निदेशक तत्वों में भी इस प्रकार की बात कही गई है। तो उसी के तहत सरकार ने भी प्रयास प्रारंभ किए और इसी के तहत सामुदायिक विकास कार्यक्रम नाम से एक योजना 1952 में प्रारंभ की गई सरकार के द्वारा, ताकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया जा सके। इसी क्रम में 1953 में राष्ट्रीय विस्तार योजना लाई गई और 1957 में सरकार ने पहली बार इस संदर्भ में एक कमेटी बनाई और वो कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी या बलवंत राय मेहता समिति। इसको स्थानीय स्वशासन का विकास किस प्रकार से भारत में हो, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किस प्रकार से स्थापित हो, इसके बारे में अपनी सिफारिशें देनी थी। अन्य कमेटी जो इस संदर्भ में बनाई गई वो 1978 में अशोक मेहता समिति बनाई गई। उसके बाद 1985 में जेवी राय समिति इस संदर्भ में बनाई गई। उसके बाद 1986 में सिंघवी समिति और फाइनली इन सभी समितियों के प्रयास, इनकी सिफारिशों का असर ये हुआ कि 1992 में जाके सरकार ने क्या कर दिया, 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज और नगर पालिकाओं संबंधी प्रावधान हमारे संविधान के भाग 9 और 9A में जोड़ दिए और इनको संविधान में जगह दे दी गई। तो आइए बात करते हैं प्रमुख कमेटी और इनके सिफारिशों के बारे में कि क्या क्या सिफारिशें इन्होंने दी ताकि भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास हो सके। सबसे पहले हम लॉर्ड रिपन से शुरू करते हैं और लॉर्ड रिपन द्वारा, जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा था, लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी एक मैग्ना कार्टा पेश किया गया और इसमें बहुत सी बातें किसके संदर्भ में कही गई, इसमें बहुत सी बातें किसके संदर्भ में कही गई, स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में कही गई। तो आइए देखते हैं किस किस प्रकार की बातें स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में जब इन्होंने अपनी सिफारिशें पेश की तब कही गई। सबसे पहली चीज कि जो लॉर्ड रिपन थे वो स्थानीय स्वशासन का क्या करना चाहते थे, विकास करना चाहते थे। विकास करना चाहते थे तो इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट तैयार की, ब्रिटिश सरकार को ये पेश की और ये रिपोर्ट थी, उसमें ये क्या क्या सिफारिशें लॉर्ड रिपन द्वारा दी गई। यदि उन पे हम गौर करें तो इसने कहा कि स्थानीय स्वशासन में यदि सुधार किया जाएगा, इनका ये मानना था लॉर्ड रिपन का कि यदि स्थानीय स्वशासन में हम सुधार करेंगे तो निश्चित रूप से उससे प्रशासनिक सुधार भी हमें प्राप्त होगा। यानी जैसे जैसे स्थानीय स्वशासन में सुधार होता जाएगा, जो ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी उससे मजबूत होगी, इनका ये मानना था। उसके बाद स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को ये करारोपण का अधिकार भी देना चाहते थे कि स्थानीय जो स्वशासी संस्थाएं हैं, स्थानीय स्तर की जो संस्थाएं हैं, उनके पास में धन की उपलब्धता होनी चाहिए, उसके लिए उनको टैक्सेशन या करारोपण का अधिकार दिया जाना चाहिए। और साथ ही कहा कि ये जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हों उसमें सरकार का जो हस्तक्षेप हो, सरकारी जो हस्तक्षेप हो, ऊपरी लेवल का जो हस्तक्षेप हो वो कम से कम हो। हालांकि लॉर्ड रिपन की अधिकांश सिफारिशें ब्रिटिश की संसद द्वारा स्वीकार नहीं की गई, ब्रिटेन ने इनको नहीं माना और ये लागू नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ करने का एक प्रयास अपनी सिफारिशों के अंतर्गत भारत में किया था। उसके बाद आती है बलवंत राय मेहता, बहुत महत्वपूर्ण समिति जो कि पंचायती राज के विकास के संदर्भ में भारत में गठित की गई थी स्वतंत्रता के पश्चात। आइए देखते हैं किस किस प्रकार की सिफारिशें इस कमेटी ने दी थी। सबसे पहले यदि इसकी गठन की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपने प्रधानमंत्रित्व काल में इस बलवंत राय मेहता जो समिति है उसका गठन किया गया था। अब इसको प्रस्तुत करनी थी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर योजना, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का तात्पर्य क्या है कि किस प्रकार से जो पावर है, जो सत्ता है, वो एक आदमी या कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित न होकर क्या होता जाए, निचले स्तर पर उसका क्या होता जाए, डिवोल्यूशन होता जाए निचले स्तर पर, यानी व्यक्ति अपने नजदीक से नजदीक सरकार को महसूस करे, वो क्या कहलाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं यदि निकट से निकट जगह पर व्यक्ति को प्राप्त हो तो उसे ही क्या कहा जाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं यदि शक्तियां कुछ व्यक्ति या एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित न होकर
विभिन्न चरणों में नीचे की ओर बढ़े तो उसे क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। और इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर ही बलवंत राय मेहता को क्या करनी थी, सिफारिश देनी थी। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में सिफारिशें देते हुए बलवंत राय मेहता ने पहली जो चीज कही वो ये कही कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। जो पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए। त्रिस्तरीय में इसने 3 स्तर कौन कौन से बताए, पहला स्तर बताया ग्राम पंचायत, दूसरा बताया पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। इसने कहा कि एक तो ग्राम पंचायत के स्तर पर कोई संस्था होनी चाहिए, फिर उसके बाद में पंचायत समिति के स्तर पर एक संस्था होनी चाहिए और फिर जिला स्तर पर जिला परिषद नाम की संस्था होनी चाहिए जिनके द्वारा स्थानीय स्वशासन को अंजाम दिया जा सके। उसके बाद इसने कहा ग्राम पंचायत का जो स्तर होगा, ग्राम पंचायत का जो स्तर होगा उसमें तो क्या कराया जाएगा, ग्राम पंचायत के स्तर के जो चुनाव होंगे उसमें तो जो मतदान होगा वो क्या होगा, प्रत्यक्ष प्रकार का। यानी ग्राम पंचायत का जो चुनाव हो वो तो प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से हो, जबकि बाकी की दो यानी पंचायती राज और पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों का जो चुनाव हो वो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा हो। तो बलवंत राय मेहता ने क्या कह दिया कि 3 प्रकार के स्तर होने चाहिए पंचायती राज व्यवस्था के, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद, जिसमें से ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उनका चुनाव तो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा हो, जबकि शेष 2 संस्थाएं पंचायत समिति और जिला परिषद का जो चुनाव हो वो अप्रत्यक्ष माध्यम से हो, अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से हो। और कार्यकारी जो संस्था है यानी जो योजनाओं का क्रियान्वयन करे उसके लिए कहते हैं कि पंचायत समिति कार्यान्वयन एजेंसी होनी चाहिए। यानी पंचायती राज संबंधी प्रावधान को लागू करने की जिम्मेदारी बलवंत राय मेहता किसको देते हैं, पंचायत समितियों को देने के पक्षधर होते हैं। और ये कहते हैं कि जिला परिषद जो कि जिला स्तर पर कार्य करेगी उसका कार्य केवल क्या होना चाहिए, सलाहकारी होना चाहिए और ग्राम पंचायत और पंचायत समिति में समन्वय करने वाला होना चाहिए। यानी ये सलाहकारी, समन्वयकारी और एक ऑब्जर्वर यानी पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के कार्यों का क्या करे, ये ऑब्जर्वेशन करे, उस प्रकार की संस्था जिला परिषद होगी। यानी जिला परिषद को इसने क्या कहा, कार्यान्वयन की शक्ति नहीं दी, ग्राम पंचायत को भी कार्यान्वयन की शक्ति नहीं दी, कार्यान्वयन की शक्ति किसको दी, पंचायत समिति को। इसके बाद इसने कहा कि वित्त के स्रोत यानी इन संस्थाओं के पास में धन भी होना चाहिए। अगर धन नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो कोई संस्था किस प्रकार से कार्य कर सकती है, इसी को ध्यान में रखते हुए बलवंत राय मेहता ने कहा कि इन संस्थाओं के पास में क्या होना चाहिए, वित्त के स्रोत भी होने चाहिए, धन भी इन संस्थाओं के पास होना चाहिए, तो इनको कुछ कर लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ अपने क्षेत्र में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र के अंतर्गत क्या होना चाहिए, योजना और विकास के कार्य सौंपे जाने चाहिए। योजना और विकास के कार्य क्या करे जाने चाहिए, सौंपे जाने चाहिए अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत। और ये बलवंत राय जो मेहता समिति है, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही एक महत्वपूर्ण कार्य देश में होता है और वो होता है 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 का जो ये दिन है बहुत महत्वपूर्ण दिन इतिहास में है। क्यों? क्योंकि पहली बार पंचायती राज का प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ हुआ, आप सभी लोगों को मालूम है, राजस्थान में हुआ। कहाँ हुआ, राजस्थान में। और राजस्थान में भी कौन सी जगह, बगदरी नाम की एक जगह है, बगदरी, जो कि नागौर जो जिला है राजस्थान का, वहां पर बगदरी गांव से पहली बार भारत में क्या हुआ, पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो लागू हुई। हालांकि संविधान में तब तक पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को जगह नहीं दी गई थी, इस संबंध में कोई कानून भी नहीं बनाया गया था, लेकिन फिर भी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो लागू हो जाती है। और जो पंचायती राज लागू होता है उसमें त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था होती है, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 स्तर होते हैं। और पहली बार देश में ऐसा होता है बगदरी नागौर में। उसके बाद कालांतर में आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज की व्यवस्था जो है वो लागू हो जाती है, लेकिन आंध्र प्रदेश में 3 स्तर नहीं, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जाती है। जबकि बाद में बंगाल में भी पंचायती राज की व्यवस्था की जाती है, लेकिन वहां 4 स्तरीय पंचायती राज की संस्थाएं बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था,
फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश में, लेकिन दो स्तर की, दो प्रकार की संस्थाओं द्वारा पंचायती राज प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था। फिर बंगाल में चार स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है। तो ये थी पंचायती राज व्यवस्थाओं का किस प्रकार से बलवंत राय मेहता की सिफारिशों के आधार पर पहली बार भारत में लागू होना। आगे चलते हैं, अगली समिति की बात करते हैं, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जो है वो मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तो उनके प्रधानमंत्रित्व काल में इस समिति की गठन किया गया। जैसा हमने देखा था, इससे पहले जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में जो समिति गठित की गई थी वो थी बलवंत राय मेहता। अब जो दूसरी समिति पंचायती राज प्रावधानों को या स्थानीय स्वशासन के प्रावधानों को मजबूत करने के लिए सिफारिश देने के लिए गठित की गई वो थी अशोक मेहता समिति, मोरारजी देसाई द्वारा गठित की गई। और इन्होंने भी सिफारिश दी और सिफारिश देते हुए क्या कहा कि पंचायती राज की व्यवस्था, जैसा हमने पिछले देखा था, जो बलवंत राय मेहता थी, बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी ने किस प्रकार की सिफारिश दी थी कि पंचायती राज की व्यवस्था जो लागू होनी चाहिए वो किस स्तर की होनी चाहिए, 3 स्तर की, त्रिस्तरीय। लेकिन इनका क्या मानना था कि द्विस्तरीय पंचायती राज शासन व्यवस्था लागू होनी चाहिए। पहला स्तर होगा मंडल पंचायत और दूसरा होगा जिला परिषद। और इसने 3 स्तर कौन कौन से बताए थे, ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। इसने ये 3 स्तर बताए, जबकि बलवंत राय मेहता 3 की जगह 2 स्तर बताता है, निचले स्तर पर मंडल पंचायत और जिला के स्तर पर जिला परिषद। और जैसा बलवंत राय मेहता में हमने देखा था, बलवंत राय मेहता ने जो कार्यकारी संस्था बताया था वो किसको बताया था अपनी सिफारिशों में कि पंचायत समिति क्या होनी चाहिए, कार्यकारी संस्था होनी चाहिए। जबकि यहां अशोक मेहता क्या कहता है कि जो कार्यकारी संस्था होनी चाहिए वो कौन होनी चाहिए, जिला परिषद होनी चाहिए। इसके अलावा अशोक मेहता समिति ने क्या कहा कि पंचायतों को क्या होना चाहिए, कर लगाने की भी शक्ति होनी चाहिए। साथ ही साथ पंचायतों में क्या होना चाहिए, एससी और एसटी के सदस्यों के लिए कुछ आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार में अलग से एक पंचायती राज मंत्री होना चाहिए। साथ ही साथ पंचायतों के चुनाव के लिए क्या होना चाहिए, राज्य में एक निर्वाचन आयोग का गठन भी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसने कहा कि न्याय पंचायत नाम से एक नया अलग से निकाय भी बनना चाहिए ताकि पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो। और इसने पहली बार, भारत में पहली बार इसने बात की कि पंचायतों को किस प्रकार का दर्जा दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था को देश के संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए। संविधान संशोधन करके पंचायती राज के जो प्रावधान है उनको जोड़ना चाहिए हमारे भारत के संविधान में। ऐसा कौन कहते हैं, अशोक मेहता समिति अपनी सिफारिशों में कहती है। अगली जो इस संबंध में समिति बनाई गई थी वो थी जेवी राव समिति। और जेवी राव जो समिति है इसने क्या कहा कि कार्यकारी जो संस्था होनी चाहिए, अशोक मेहता ने भी क्या कहा, कार्यकारी संस्था कौन सी होनी चाहिए, ना तो ग्राम पंचायत ना ही पंचायत समिति, जिला परिषद होनी चाहिए। तो ये भी क्या कहता है, कार्यकारी संस्था क्या होनी चाहिए, जिला परिषद होनी चाहिए। और इसने क्या कहा साथ में कि यदि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना है तो नियमित रूप से पंचायतों के निर्वाचन होने चाहिए और एक जिला आयुक्त नाम का पद होना चाहिए, जिला आयुक्त नाम का पद होना चाहिए। साथ ही साथ जेवी राव ने देखा कि पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार की है, अब तक जो देश में प्रचलित व्यवस्था है वो इस प्रकार की, वो केवल कागजों तक सीमित है, दफ्तर तक सीमित है। ठीक है, इसीलिए दफ्तरशाही की इस उपस्थिति के कारण इसने पंचायती राज को बिना जड़ की घास कहा। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट संबंधी प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। किसका स्टेटमेंट था, पंचायती राज को बिना जड़ की घास कहना, जेवी राव समिति ने पंचायती राज को बिना जड़ की घास कहा। क्यों, क्योंकि पंचायती राज के जो प्रावधान थे वो कागजों में लागू थे, दफ्तरशाही जो थी वो अधिक थी, कागजी कार्रवाई अधिक होने के कारण बिना जड़ की घास इन्होंने जेवी राव समिति ने अपनी सिफारिशों के अंतर्गत इसको कहा। उसके बाद आती है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में गठित की जाती है। और इसने अपनी सिफारिशें देते हुए कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में क्या होने चाहिए, चुनाव जो हैं उनके लिए संवैधानिक उपबंध होनी चाहिए। फिर से वापस से अशोक मेहता ने भी क्या बात की थी कि संवैधानिक प्रावधान होने चाहिए पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में।
इसने दोबारा से यही बात रिपीट की कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जो होने चाहिए वो संवैधानिक उपबंधों के अनुसार होने चाहिए, इसके लिए संविधान में व्यवस्था की जानी चाहिए। और पंचायती राज जो चुनाव होंगे, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए जो चुनाव होंगे, उनमें यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाना चाहिए, ऐसा कहते हैं लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। साथ ही साथ इसने पहली बार कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत के होने की बात की। हमने देखा था सबसे पहले बलवंत राय मेहता कार्यकारी संस्था किसको बनाने की बात करते हैं, पंचायत समिति को। उसके बाद अशोक मेहता और जेवी राव समिति क्या कहती है कि जिला परिषद कार्यकारी एजेंसी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये लक्ष्मीमल सिंघवी पहली बार ऐसा कहती है कि नहीं, कार्यकारी जो संस्था होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, सबसे निचले स्तर की ग्राम पंचायत होनी चाहिए। अब सिंघवी समिति की जो सिफारिशें हैं, हालांकि सिंघवी समिति का गठन राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था, लेकिन जब इसने अपनी रिपोर्ट पेश की तब किसका प्रधानमंत्रित्व काल था, पीवी नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्रित्व काल था। और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट पेश करने के बाद में पीवी नरसिम्हा राव ने इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या करने का प्रयास किया, संविधान संशोधन करने का प्रयास किया। और इस संदर्भ में 64वां संविधान संशोधन विधेयक इन्होंने संसद में प्रस्तुत किया इनकी सरकार के द्वारा। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, लोकसभा विघटित हो गई और ये पास नहीं हो पाया, और लोकसभा विघटित होने के कारण लैप्स हो गया। तो प्रथम बार प्रयास 64वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा किया गया था, किसको स्थापित करने का, पंचायती राज को स्थापित करने का, संविधान संशोधन के माध्यम से। लोकसभा लैप्स हो गई, इसके कारण ये पास नहीं हो पाया, लेकिन फिर से प्रयास किया गया और 73वां और 74वें संविधान संशोधन किया गया 1992 में। और इस 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, पंचायती राज और नगर पालिकाओं को क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस प्रकार स्वतंत्रता के पूर्व से लेके स्वतंत्रता के पश्चात किए गए कुछ प्रयासों के द्वारा भारत में अंततः 1992 में पंचायती राज और नगर पालिकाओं के संदर्भ में संवैधानिक उपबंध कर दिए जाते हैं। तो ये थी पंचायती राज की स्थापना की भारत में, किस प्रकार से संवैधानिक रूप से जो है वो व्यवस्था की जाती है, किस प्रकार से संविधान में उसको जगह दी जाती है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।